नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बेटियों की उपलब्धियों और नारी शक्ति की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो बिजनेस हो, खेलकूद हो, शिक्षा हो या विज्ञान हो। उन्होंने कहा कि आज की बेटियां ऐसी चुनौतियों को पार कर रही हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पीएम मोदी ने नवरात्र के समय का जिक्र करते हुए कहा कि ये शक्ति की उपासना और नारी शक्ति का उत्सव है। उन्होंने भारतीय नौसेना के 2 बहादुर अधिकारियों का भी सम्मान किया, जिन्होंने नाविक सागर परिक्रमा के दौरान साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने खादी के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण को भी सराहा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में खादी की लोकप्रियता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर देशवासियों से किसी न किसी खादी उत्पाद को खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि गर्व से कहें, यह स्वदेशी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि गांधी जी हमेशा स्वदेशी अपनाने पर जोर देते थे और खादी उनमें सबसे पहले थी। उधर पंजाब से चोरी हुई गाड़ी पकड़ने गई नूह पुलिस की टीम पर इंदाना गांव में हमला कर दिया गया। बता दें कि आरोपियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल भी हो गए। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 14 आरोपियों को हिरासत में लिया है और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को पुन्हाना और तावड़ू क्राइम ब्रांच की टीमें, आपको बता दें कि इंदाना गांव में कार चोरी के आरोपियों को पकड़ने गई थी। बताया गया कि पूर्व पार्षद आज़ाद और उसके साथी शाहिद व शाहरुख ने पंजाब से कार चुराई थी। पुलिस ने इसे बरामद करने के लिए शनिवार को आरोपियों के घर पर छापा मारा। पुलिस टीम जब आरोपियों के घर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस का आरोप है कि घटना के दौरान फायरिंग भी हुई, जिसके बाद पुन्हाना, बिछौर, पिनगवां और अन्य थानों से भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके से 3 महिलाओं समेत 14 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच बिछौर थाना प्रभारी जसवीर ने बताया कि पुलिस घटना के संबंध में कार्रवाई कर रही है। कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पुलिस टीम पर पथराव यहाँ पर ग्रामीणों ने कर दिया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा के नूह जिले के अंदर ये पूरा मामला देखने को मिला है, गांव इदाना में, जहां पर पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। दरअसल पुलिस जो है पंजाब में चोरी के एक मामले में जो आरोपी चल रहे थे, वांछित चल रहे थे, उनको पकड़ने के लिए गई थी, जहां पुलिस टीम पर आरोपियों और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया और हमले में पथराव के साथ साथ राइफल और अवैध हथियारों से जो है फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी हवाई फायरिंग करनी पड़ी और इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं और गांव में जो है तनाव का माहौल बना हुआ है। बता दें कि जब पुलिस टीम जो है छापेमारी करने गई थी, जिसमें तमाम जो आरोपी थे उनके यहाँ पहुंची हुई थी और ये जो आरोपी है पंजाब, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में दर्ज कई मामलों में जो है वांछित चल रहे थे। जैसे ही पुलिस ने आजाद के घर पर दबिश दी, उसने पिस्तौल निकालकर पुलिस पर ही गोली चला दी। यानी कि जिसको पकड़ने आरोपी को पुलिस गई थी पकड़ने, उसी आरोपी ने ही गोली चला दी और गोली सिपाही समीर के हाथ को छूते हुए निकल गई, जिससे वो बाल बाल बचा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद आपको बताया, राइफल और कट्टों से भी पुलिस पर हमला कर दिया गया और पुलिस ने अपनी जवाबी कार्रवाई में 7 से 8 राउंड फायरिंग करी, हवाई फायरिंग। और इस हमले में बताएं कि 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पुन्हाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं बिछौर थाना पुलिस ने 30 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मौके से राइफल, देसी कट्टा और अन्य अवैध हथियार भी बरामद किया है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में 50 से 60 लोग शामिल थे। और देखिए, ये जो पूरा विवाद बढ़ा, दरअसल ये एक वीडियो इसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग हथियारों के साथ पुलिस पर पथराव और फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिछौर थाना प्रभारी ने यह बताया कि करीब 1 घंटे तक हमलावरों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की। फिलहाल अभी जो है, अगर अभी के हालात की बात करें तो इस गांव के अंदर इदाना में शांति जो है बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस जो है कार्रवाई करने पहुंची थी, जो कि साइबर ठगी के ये आरोपी और वाहन चोरी का जो आरोप है इन पर लगा था, जिनको पुलिस पकड़ने के लिए गई थी। लेकिन इन आरोपियों ने उल्टा पुलिस पर ही फायरिंग कर दिया और जिसमें 3 पुलिसकर्मी जो है घायल हो गए हैं और जवाबी कार्रवाई में पुलिस को अपने आत्मरक्षा में भी फायरिंग करना पड़ा, भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। फिलहाल मामले में कार्रवाई जो है करी गई है और 50-60 लोगों के खिलाफ
मामला दर्ज कर लिया गया है। 13 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसमें 4 महिलाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और भारी पुलिस बल फिलहाल तैनात है। लेकिन अभी हालात जो है बिल्कुल काबू में है और फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ है। जी बिल्कुल। और हिमांशु, जिस तरीके की, क्योंकि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ पर गई थी और उसके बाद जिस तरीके से ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया है, पहले पत्थर बरसाए, उसके बाद पुलिस का ये भी कहना है कि फायरिंग भी यहाँ पर की गई और कई अलग अलग जगहों से, अलग अलग थानों से पुलिस टीमों को बुलाना पड़ गया है। यानी कि काफ़ी गंभीर ये मामला नज़र आ रहा है, जिस तरीके से आरोपियों को बचाने के लिए इस तरीके से ग्रामीण पुलिस पर ही पथराव करते हुए नजर आए। बिल्कुल, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि देखिए पुलिस जो है वो अपने काम से जब गई थी, आरोपियों को पकड़ने के लिए गई थी, जिन पर साइबर ठगी के आरोप थे, जिन पर वाहन चोरी के आरोप थे, तो निश्चित तौर पर पुलिस छापेमारी करने के लिए गई थी, उन आरोपियों को पकड़ने के लिए गई थी। पर आरोपियों को पकड़ने गई थी, लेकिन उनके परिजनों ने ही जानलेवा हमला कर दिया और हमलावरों ने पहले पथराव किया और फिर इसी कट्टों से पुलिस पर फायरिंग कर दी। यानी कि क्या ये बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये पहले से ही उनकी प्लानिंग थी कि अगर पुलिस टीम आती है तो उन पर जो है पथराव किया जाएगा और उन पर फायरिंग की जाएगी। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये भी जांच में ही समझ क्लियर हो पाएगा कि क्या पहले से ही आरोपी और उनके परिजनों ने ये प्लानिंग कर रखी थी। क्योंकि अचानक से जब किसी के पास राइफल रहना, देसी कट्टे से हमला कर देना, ये नामुमकिन वाली बात है। तो कहीं ना कहीं ये पहले से सोची समझी रणनीति भी मानी जा सकती है, ताकि आरोपियों को बचाया जा सके, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। लेकिन फिर भी पुलिस ने वहां पर जो है कार्रवाई करी आत्मरक्षा में। जब भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई 50-60 लोगों की, और जब पुलिस पर ही हमला होने लगा तो पुलिस ने तितर बितर करने के लिए जवाबी फायरिंग करी, हवा में फायरिंग करी, जिससे भीड़ तितर बितर हुई और फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार जो है वहां से मौके पर कर लिया, जिसमें 17 महिलाएं भी शामिल हैं और 50 से 60 अज्ञात लोगों पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यानी कि अब इस पूरे मामले में पुलिस अब एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। वहां पे भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल वहां पर है, लेकिन ये जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी भीड़, इतने बड़ी संख्या में लोगों ने कैसे पुलिस पर हमला कर दिया और इसके कौन कौन लोग शामिल है, पहले से क्या इसकी तैयारी थी और पहले से इसकी प्लानिंग थी, ये अपने आप में सच में ही बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके से इन्होंने प्लान की, किस तरीके से देसी कट्टों को वहां पर इकट्ठा किया, राइफल इकट्ठा किया, ईंट पत्थर इकट्ठा किए, ये जज में ही बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगा। जी चलिए हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा के नूह में जब पुलिस चोरों को पकड़ने गई तो पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि हरियाणा के नूह में पुलिस टीम पर यह हमला किया गया, पत्थर पुलिस टीम पर बरसाए गए। 14 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया। बताया जा रहा है कि चोरी की कार बरामद करने के लिए पुलिस गई थी और उसी दौरान पुलिस टीम पर यह हमला किया गया। पहले पत्थर बरसाए गए, उसके बाद पुलिस का आरोप है कि फायरिंग भी की गई, जिसके बाद कई अलग अलग थानों की पुलिस को वहाँ पर बुलाना पड़ा। उसके बाद 14 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामला दर्ज कर लिया गया है। तो चोरी की एक कार बरामद करने के लिए पुलिस की टीम हरियाणा के नूह पहुंची थी, जहां पर पुलिस टीम पर यह हमला कर दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर यह हमला किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष, और आपको बता दें कि वीडियो से खास बातचीत कर रहे हैं, वर्चुअल माध्यम से वो जुड़े हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। यशस्वी कोल्ड चेन और पैकेजिंग हब के रूप में विकास, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए एनसीआर, लखनऊ, नोएडा को शीर्ष गंतव्य बनाना लक्ष्य है। वैश्विक डेटा हम लोग फिर उसी प्लानिंग के तहत समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। गणपति दीदी है 2180 मुख्य कार्य जो मैंने जो हो रहा है मेरा जो जलचक में शहद का कार्य हो रहा है दिए जब बनाने का, कुछ महिलाएं उससे भी जुड़ी हुई है। अचार, पापड़ और ये जो बनिया होती है इनका भी कार्य कर रही है बहुत सी महिलाएं। और तो ये अलग अलग जिला पंचायतों ने कुछ न कुछ नया किया, वो मॉडल हम भी अपने यहाँ लागू कर सकते हैं।
और वह हमें धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा, जिसमें हमारी स्वयं की इनकम होगी और उसी इनकम को जोड़ने के लिए कि छोटी छोटी पूंजी ही बड़ी इनकम का कारण बनेगी और उसको लेकर के प्रयास प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है, जिससे प्रधानमंत्री जी ने 2047 देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने यानी शताब्दी संकल्प 2047 का जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य के लिए हम भी अपने आप को तैयार कर सके। और मुझे अच्छा लगा सबसे पहले कि आपके क्षेत्र पंचायत समिति के मुख्यालय एक मॉडल ब्लॉक कैसे बन सकता है, ये प्रक्रिया के साथ आप जुड़ेंगे तो इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मैं इसके लिए आशा जी। पुष्पेंद्र जी कैसे हैं? पुष्पेंद्र जी आप बढ़िया मुख्यमंत्री, आपका चरण स्पर्श। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? ठीक है, स्वस्थ है, आपका आशीर्वाद है। ये पीछे सब आपके से स्कूल की बाउंड्री है, आंगनबाड़ी है और कल्पादिया हो रहा है और राशन की दुकान है, अन्नपूर्णा की दुकान खुली है। कितने 20 यानी बड़ा ब्लॉक है? हाँ, बड़ा ब्लॉक है और आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेरणा से ब्लॉक अलीगढ़ मंडल में देखने लायक है। पहले नंबर पर देखने में वातावरण से लेके पूरा ग्रीनरी बहुत अच्छी है, आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से। बहुत सुंदर। और क्या क्या आप लोगों ने क्षेत्र पंचायत की तरफ से पेयजल की व्यवस्था की गई है, सुनिश्चित की है। बहुत सुंदर। अन्य कोई ऐसा कार्य जो लाख परसेंट में कुछ जगह है उस पर हम मार्केट वगैरह बनवाना चाहते हैं, इससे अन्य हो जाए कुछ आनंद। ठीक है, देखिए हमने को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अच्छा काम किया है। हमने खुलवाइए जो भी लाख परसेंट आएगा की कार्य योजना तैयार करें। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 3 थीम पर 12 सेक्टर के आधार पर हम जनता के सुझावों को लेंगे और जनता जनार्दन के सुझावों की दिशा से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन सब के भी सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। और मेरी आप सभी जितने भी आज क्षेत्र पंचायत समिति के माननीय सदस्य, जिला पंचायत के माननीय सदस्य, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, जिला पंचायत के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, जितने भी आज इस संवाद में जुड़े हैं, मैं उन सब से कहूंगा विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इन 12 सेक्टर्स में, जो 12 सेक्टर हम लोगों ने इसके लिए तैयार किए हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण अभियान है, कृषि और जल संसाधन है, पशुधन और डेयरी है, औद्योगिक विकास है, अवस्थापना है, आईटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, पर्यटन और संस्कृति है, नगरीय विकास है, समाज कल्याण और महिला कल्याण है, पर्यावरण और संतुलित विकास है और सुरक्षा और सुशासन। इन 12 सेक्टर में हमें आपके महत्वपूर्ण सुझावों का इंतजार होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए 2047 तिथि हो जब उत्तर प्रदेश की आबादी के हर बच्चे के चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, हर बेटी स्वावलंबी हो, हर अन्नदाता किसान खुशहाल हो। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा और सुशासन का एक ऐसा मॉडल हो जो देश और दुनिया जिसका अनुसरण करे। इसके लिए इसकी शुरुआत हर एक पंचायत को अपने स्तर पर करनी पड़ेगी, हर एक स्तर पर करनी पड़ेगी। ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगा, क्षेत्र पंचायत आत्मनिर्भर होगा, जिला पंचायत आत्मनिर्भर होगा तो विकास का रास्ता अपने आप चुन लेगा, विकसित भी होगा और उस विकसित होने की प्रक्रिया का हिस्सा हम बने। और इसके लिए आप सबके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन सुझावों के लिए वर्तमान में चल रहा और मुझे प्रसन्नता है, अब तक 12 लाख से अधिक सुझाव हमारे पास आ चुके हैं। ये 12 लाख से अधिक सुझाव उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हैं।
और मैं चाहूँगा कि आज कम से कम मेरे साथ 75,000 से अधिक लोग संवाद की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें 826 विकास खंडों के बड़े पैमाने पर क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हैं, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष और उनकी समिति के सदस्य हैं। ये सभी लोग आज इस संवाद के साथ जुड़ रहे हैं। तो कम से कम हर सदस्य, हर अध्यक्ष, हर प्रमुख, हर क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य के सुझाव तो आए, साथ साथ वे पब्लिक के भी सुझाव समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर QR कोड को स्कैन करते हुए अपने सुझाव को भेजें। और हम लोगों ने तय किया है जिस जनपद से अच्छे सुझाव आएंगे उस जनपद के तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो वर्चुअल माध्यम से जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों और साथ ही साथ BDC सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बड़ा कदम उठाते हुए आगरा से गिरफ्तार किए गए स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की है। ये मांग इसलिए अहम है क्योंकि बाबा पर यौन शोषण, गुप्त कैमरों से अश्लील वीडियो बनाने, करोड़ों की आर्थिक हेराफेरी और पहचान छिपाने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। दरअसल वसंत कुंज स्थित श्री शारदा भारतीय प्रबंधन अनुसंधान संस्थान की 32 छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिनमें से 17 ने यौन उत्पीड़न की पुष्टि भी की। तो छात्राओं का आरोप है कि बाबा विदेश घुमाने का लालच देकर उन्हें फुसलाता था, बाथरूम में छुपे कैमरे लगाकर उनके निजी पलों का लाइव टेलीकास्ट कराता था और उन्हें लगातार अश्लील संदेश भी भेजता था। सिर्फ यौन शोषण ही नहीं, पुलिस जांच में पाया गया कि चैतन्यानंद ने अपने साथियों के साथ करीब 40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी की। उसने AICTE की मंजूरी वाले जाली दस्तावेज बनाकर एक समानांतर ट्रस्ट तैयार किया और संस्थान की आय को वहां ट्रांसफर किया। FIR दर्ज होने के बाद भी 50 से 55 लाख रुपए बैंक से निकाले गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसके पास से 2 पासपोर्ट, फर्जी पैन कार्ड और लग्जरी कार का फर्जी रजिस्ट्रेशन भी बरामद किया। कोर्ट ने पहले उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, ये कहते हुए कि इतने गंभीर मामले में हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि सबूत और नेटवर्क सामने आ सके। पुलिस का कहना है कि रिमांड मिलने पर बाबा से गवाहों को प्रभावित करने, आर्थिक हेराफेरी और यौन शोषण के पूरे रैकेट का सच सामने लाया जा सकेगा। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने आज अदालत से 5 दिन की पुलिस हिरासत पर जोर दिया है। उधर तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और नेता विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ ने राज्य की राजनीति और पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। शनिवार शाम को हुए इस हादसे में 10 बच्चों समेत 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी TVK ने इसे साजिश करार देते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है। TVK नेताओं का कहना है कि भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज और पथराव हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विजय के पहुंचने से पहले अचानक बिजली गुल हो गई, संकरी सड़कों पर भीड़ तेजी से बढ़ गई और लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए गिरने लगे। महिलाओं और बच्चों का दम घुटने से हालात और भयावह हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई मौतों का कारण दम घुटना बताया गया है। तो सूत्रों के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में सोमवार को एक तत्काल याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका में मांग की गई है कि करूर हादसे की जांच पूरी होने तक TVK को किसी भी सार्वजनिक सभा से रोका जाए। तो विजय ने अपने समर्थकों के नाम संदेश में कहा कि उनका दिल टूट गया है और ये अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 20-20 लाख रुपए और घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। विजय ने घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की और कहा कि वो इस दुख की घड़ी में हर परिवार के साथ खड़े हैं। उधर लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों से लद्दाख की संस्कृति, परंपरा और पहचान खतरे में है। राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लद्दाख के लोग जब अपने हक की मांग कर रहे हैं तो सरकार हिंसा और दमन का रास्ता अपना रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की कार्रवाई के दौरान 4 युवकों की मौत हो गई और शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे सोनम वांगचुक को भी जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि यह कदम लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला है। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि लद्दाख को जल्द से जल्द 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए ताकि क्षेत्र की आदिवासी और सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक सुरक्षा मिल सके। राहुल ने कहा कि हत्याएं बंद हो, हिंसा बंद हो और डराने धमकाने की राजनीति खत्म हो। लद्दाख को उसकी आवाज़ वापस दी जाए। राहुल का यह बयान तब आया है जब सोनम वांगचुक पिछले कुछ वर्षों से लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और उनकी सांस्कृतिक धरोहर बचाने के लिए लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे।
5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसके खिलाफ स्थानीय लोग और नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। सत्ता की हर चार पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर।